देखो तुम लोगों का सिलेबस वेटेज कुछ ऐसा है, 50% है डायरेक्ट टैक्स, बाकी 50% तो इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी एंड ऑल। तो उसमें भी तुम्हारा, तो देखो तुम्हारा 50% है डायरेक्ट टैक्स, जिसमें भी तुम्हारा ब्रेकअप ठीक से गौर करो। आप लोग अपने आप को म्यूट कर। तो तुम्हारा मेन ब्रेकअप यही है, डायरेक्ट टैक्स 50% है, इनडायरेक्ट टैक्स 50% है। तो डायरेक्ट टैक्स का 50% में तुम ठीक से गौर करो। अगर ये दो टॉपिक कवर करते हो, पहले तो बेसिक ऑफ इनकम टैक्स जो 10% कवर करेगा, अभी देखेंगे बेसिक ऑफ इनकम टैक्स में क्या क्या आता है, और हेड ऑफ इनकम 25% मार्क्स कवर करेगा, मतलब 25 मार्क्स। तो देखा जाए तो ये दोनों मिलके 35 मार्क्स कवर कर रहा है। ये बहुत, इसमें कई एक गंदा पार्ट है टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी निकालने में, तो वो खाली 15% मार्क्स कवर कर रहा है। तो अगर उसको थोड़ा भी नॉर्मल पढ़ के जाते हैं बिगिनिंग में, तो वो 15 में से तुम इजीली 7-8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, यानी तुम्हारा 40 मार्क्स का पेपर तुम्हारे हाथ में हो सकता है, अगर तुम ये दोनों पार्ट को ठीक से और इस पार्ट में जो जो काम का पार्ट है वो कवर अप करो। सर क्या क्या आता है इसमें, ये देखिए। बेसिक ऑफ इनकम टैक्स में तुम्हारा मेनली देखा जाए तो पहला तो वही जो हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे, वो बेसिक कंसेप्ट, बेसिस ऑफ चार्ज, ये सब है। हाँ, ये बहुत काम का चैप्टर है जो आज नहीं पढ़ना चालू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को यही पढ़ेंगे। पहले रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टैक्स इनकम, टोटल इनकम, ये जो 10 नंबर का पार्ट आने वाला है, इस पार्ट से मेरा मानना है यही 2 चैप्टर ये 10 नंबर कवर कर जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत इजी है। एग्रो इनकम, और कौन कौन सा इनकम टैक्स में इनकम नहीं माना जाता, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये भी मेरे साथ तो 2-3 मार्क्स कवर करता है। तो देखा जाए तो ये 10 मार्क्स बहुत आसान होगा। हाँ, फिर जो हेड ऑफ इनकम वाला पार्ट है वो लेंदी पार्ट है, उनमें भी ये सैलरी और पीजीबीपी बड़ा पार्ट और कैपिटल गेन बड़ा पार्ट है। हाउस प्रॉपर्टी ठीक है, अदर सोर्स भी ठीक है। अब ये देखो बाकी 15 नंबर में लोग कितना कुछ डाल दिए। तुम्हारा क्लबिंग ऑफ इनकम, मतलब कब दूसरों का इनकम तुम्हारे इनकम में जुड़ जाएगा, हम इनकम को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये काम का चैप्टर है। डिडक्शंस काम का चैप्टर है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये 2 बहुत काम का चैप्टर है। ये एएमटी, मैट, ये सब बहुत कुछ डिटेल में है, उतना काम का नहीं बनता। एडवांस टैक्स इजी चैप्टर है, ये आराम से कर सकते हो। टीडीएस बहुत बहुत काम का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डिटेल में पढ़ेंगे नोट्स बना के अच्छे से। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये काम जरूर बोला, लेकिन बहुत इजी और बहुत छोटा चैप्टर है। हाँ, डिडक्शन बहुत काम का है, इसको नोट बना के पढ़ना चाहिए सर। तो डिडक्शन और टीडीएस बहुत लेंदी है, बहुत 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 लेंदी है, लेकिन देखा जाए तो 15 नंबर ही कवर कर रहा है। तो इनको लास्ट में फोकस करना चाहिए आपको, पहले ये 2 मेन हेड्स को फोकस करना चाहिए। ये 2 मेन हेड भी कर जाते हो तो यहाँ पे आपका 35 नंबर निकल गया। वैसे ही जब इनडायरेक्ट टैक्स में आओगे वहां पर जीएसटी और कस्टम्स है, जिसमें कस्टम बहुत इजी है, उनको हम इनडायरेक्ट टैक्स का भी मैट एक बार ओपन करते हैं। देखो आईडीटी में बता रहा है 5 नंबर तो बेसिक कंसेप्ट है खाली कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या, उसी में 5 नंबर निकल गया। 35 नंबर जीएसटी, कस्टम्स 10 नंबर। तो ये 10 नंबर बहुत आसान बनता है क्योंकि लेंदी नहीं है, बहुत कम है इसमें कंटेंट। तो देखा जाए तो यहाँ भी सर 10 और 5 15 नंबर तो बहुत आसानी से मिल रहे हैं। तो 35 नंबर वहाँ प्लस 15 नंबर यहाँ, मतलब 50 नंबर का तो हमको पेपर बहुत इजीली डन होना चाहिए। ये 50 नंबर पे कंट्रोल होना चाहिए। सर जीएसटी लेंदी है मानते हैं, लेकिन ये 35 नंबर बहुत काम का बनेगा। तो देखा जाए तो 85 नंबर का पेपर टैक्स में तुम्हारे हाथ में आ सकते हैं। तो आज हम चालू कर रहे हो बेसिक कंसेप्ट वाला पार्ट से, जो उस दिन पढ़े थे उसको फटाफट तुम्हारे मैथ से रिकैप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ पे, वो है बेसिक रीजंस
ये पूछता है, लोग पढ़ते नहीं है उतना गौर से, लेकिन ये पूछता है। एक मिनट रुको, पीडीएफ दोबारा ओपन करना पड़ेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो काम का पहला पूछ सकता है वो है ये रीजंस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेशन, कि क्या रीजन से इंडिया में टैक्स इम्पोज होता है। तो ये काम का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, और पूछा भी है, 2 टर्म में आया हुआ क्वेश्चन है ये पुराना एग्जाम्स में। तो ये 2-3 नंबर में कई बार सीधा सीधी एक थ्योरी दे देगा, 4 नंबर का बोलेगा राइट दिस। आपके हम पहले बोला था 7-7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कई बार उसमें ए बी करके ब्रेकअप दे देता है, कई बार ए बी सी भी कर सकता है। तो अगर ए बी सी करे तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है रीजन टू इम्पोज टैक्सेशन। तो पॉइंट्स खाली याद रखना है। टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, इंडियन गवर्नमेंट अमीरों से टैक्स लेता है ताकि हर एक इंडियन सिटीजन को बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके उसी कमाई के पैसे से। गवर्नमेंट का बहुत सारा ऐसा खर्चा है जिसको गवर्नमेंट को पैसा चाहिए उसके लिए, जैसे पंचायत को चलाने के लिए, म्यूनिसिपैलिटीज को चलाने के लिए उनका खर्चा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा, उनके सैलरी का खर्चा। लोगों का लाइफ बचाने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल रन करता है, गवर्नमेंट स्कूल्स रन करता है, तो सर वो सब भी रन करने के लिए पैसा चाहिए। तो ये 3 रीजन है जिसके लिए इंडिया में टैक्स का सिस्टम बनाया गया। गवर्नमेंट का खर्चा चलाने के लिए, आपको बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करने के लिए, और हर सिटीजन को हेल्प मिले, रोड मिले, एजुकेशन मिले, घर मिले, वाटर सप्लाई मिले, ये सब मिलने, डिजास्टर हो जब कभी अचानक फ्लड अर्थक्वेक आए तो रिलीफ मिले, तो ये सब के लिए पैसा मिले। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, लेकिन ठीक है नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आता है ये क्वेश्चन जो एग्जाम में अगेन पूछता है, कई बार पूछा है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का सीधा सीधी डिफरेंस। अब 7 नंबर में दे देगा तो तुम लिखोगे क्या। सबसे पहला मेन तो मीनिंग, हम 2 वर्ड बोलने जा रहे हैं, बहुत गौर से सुनना। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे मेजर फर्क क्या है, 2 इंपॉर्टेंट वर्ड का, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस किसके ऊपर फॉल कर रहा है। इंपैक्ट एंड इंसिडेंस किसके ऊपर फॉल कर रहा है, ये 2 वर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा। इंपैक्ट मतलब किसकी जेब से जा रहा है, और इंसिडेंस मतलब कौन जमा कर रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स में दोनों सेम आदमी पे फॉल करता है, मेरे ही जेब से पैसा जा रहा है, मेरे को ही जमा करना है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ये 2 डिफरेंट पर्सन पे फॉल करता है। इंपैक्ट है कंज्यूमर की जेब पे, लेकिन जमा कौन करता है, सप्लायर या सेलर। तो यहाँ पे एसएससी हिमसेल्फ बियर सच टैक्स, यहाँ पे एसएससी रिकवर टैक्स फ्रॉम अनदर पर्सन एंड डिपॉजिट। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फर्क है, ये इनकम पे लगता है इनकम टैक्स, जबकि ये गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पे लगता है, जबकि इनकम टैक्स इनकम पे लगता है। तो 3 डिफरेंस पढ़ लिए। नंबर 1 तो मीनिंग, नंबर 2 किस पे लगता है, नंबर 3 थोड़ा ज्ञानबाजी वाला है। एसएससी क्या था एक बार? एसएससी मतलब वो आदमी जो इनकम टैक्स की नजर में जिससे गवर्नमेंट बात करेगा। इनकम टैक्स में एसएससी वर्ड का मीनिंग आगे आएगा, भी डिटेल में पढ़ेंगे अभी 10 मिनट के अंदर ही। बट नॉर्मल बेसिक लॉजिक, एसएससी वो आदमी है जो अपने लिए टैक्स जमा कर रहा है या किसी और के लिए टैक्स जमा कर रहा है, या जिसका डिपार्टमेंट, जिसके ऊपर डिपार्टमेंट का कोई केस चल रहा है, या डिपार्टमेंट जिसको बोल रहा है कि तुम डिटेल जमा करो। जो आदमी, जो पर्सन डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करेगा वो एसएससी है। ठीक है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है चौथा डिफरेंस। इसका एग्जाम्पल हो गया इनकम टैक्स। पहले हुआ करता था प्रॉपर्टी टैक्स, जो हट गया। देखो खाली एक वर्ड रखा है यहाँ पे, इनकम टैक्स। पहले हुआ करता था सर प्रॉपर्टी टैक्स, वो सब हट गया। इसका एग्जाम्पल जीएसटी और कस्टम्स। और आखिरी डिफरेंस, ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है। ये बहुत काम का डिफरेंस है। प्रोग्रेसिव मतलब हायर टैक्स आर लेविड ऑन पर्सन अर्निंग हायर इनकम। जो ज्यादा कमा रहा है उस पर ज्यादा टैक्स,
जो कम कमा रहा है उस पर कम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में तो यही होता है ना, 2.5 लाख तक कमा रहा है तो 0 टैक्स ले रहे हैं उस बंदे से, लेकिन कोई 50 लाख कमा रहा है तो उससे 30% तक टैक्स चला जा रहा है। जो ज्यादा कमा रहा है उससे ज्यादा टैक्स, दैट इज नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव नेचर का है, मतलब कोई कितना भी कमाए सबको इक्वल टैक्स लग रहा है। अंबानी भी अगर एक पिज्जा खरीद के लाएगा, 100 रुपए का पिज्जा 18% जीएसटी है अगर, तो 100 रुपए पे 18 रुपए देकर आएगा। और एक रिक्शा वाला भी अगर 100 रुपए का पिज्जा खरीदता है तो उसको भी 18 रुपए देना पड़ रहा है। यानी ये रिग्रेसिव इन नेचर है, अमीर गरीब का डिफरेंस नहीं करता, अमीरों से भी उतना ही ले रहा है जितना गरीबों से ले रहा है। लेकिन इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर है। एक रिक्शा वाला हो सकता है कोई भी टैक्स जमा नहीं कर रहा है, बट भाई अंबानी जी या हम तुम लोग अपनी इनकम के साथ जाओ, जितना कमा रहे हैं वो उतना टैक्स दे रहे। क्लियर है पॉइंट? एग्जाम में 4 पॉइंट अच्छे से लिख क्या पाओगे? 5 पॉइंट। मीनिंग, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑन सेम पर्सन। नंबर 2 किस पे लगता है? ये इनकम पे, वो गुड्स एंड सर्विसेज पे। नंबर 3 एग्जाम्पल। नंबर 4 इसका नेचर कैसा है। 5th पॉइंट ज्ञानबाजी में बनाया है, यहाँ पे बोला एसएससी हिमसेल्फ बियर्स सच टैक्सेस, मतलब टैक्स पेयर को पिंच होता है ये टैक्स, जबकि यहाँ पे जो जमा कर रहा है उसको कुछ भी नहीं लगता उसकी जेब से। हाँ, एक पॉइंट और बढ़िया है डिफरेंस का, जो यहाँ लिख सकते हो। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ाता। मतलब डायरेक्ट टैक्स का इन्फ्लेशन से कोई कनेक्शन नहीं है, ये भी एक पॉइंट बना के आ सकते हो। डायरेक्ट टैक्स का इन्फ्लेशन से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन को लीड करता है, मतलब बढ़ाता है। ठीक है। और अगर सर 7 नंबर में आ गए तो 7 नंबर में आ गए तो और एक कोई पॉइंट लिख सकते हैं क्या? हाँ, एक पॉइंट और लिख सकते हो। क्या? इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसका वाइडर बेस है, जबकि डायरेक्ट टैक्स का बहुत मिनिमम बेस है या नैरो बेस है। डायरेक्ट टैक्स नैरो बेस है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स वाइडर बेस है। सर इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स बहुत चीजों पे लगता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स इंडिया में सब नहीं देते। इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का आई थिंक 3 या 4% ही इनकम टैक्स देता है, और ये एक ही आइटम पे लगता है तुम्हारे इनकम पे। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे गुड्स है इंडिया में, बहुत सारे सर्विसेज है जिन पे लगता है, तो इसका बेस वाइडर है और इसका बेस नैरो है। एक डिफरेंस और लिख सकते हो, इनडायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट को ज्यादा कमाई होता है, डायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट का रेवेन्यू मिनिमम है, कम आता है। क्लियर है पॉइंट? कितने पॉइंट लिख सकते हो देख लो। अब आता है ये वाला ज्ञानबाजी फालतू है, ये काम का नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉ, ये पढ़ने का नहीं है। हाँ, ये आ गया। हम उस दिन पढ़ा रहा था ना टॉपिक, इनकम किसको बोलते हैं, तो वो आएगा अब टॉपिक, इनकम किसको बोलते हैं। ये सब पढ़ने का नहीं है। हाँ, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये भी हम लोग पढ़े थे। अब इनकम आएगा अगला वर्ड। एसएससी और असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर हम लोग पढ़े थे। असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं? वो 12 महीना जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इट इज द ईयर इन विच इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज चार्ज टू टैक्स। देखो डेफिनेशन कैसे लिखा, वो ईयर जिसमें प्रीवियस ईयर के इनकम को टैक्स पे चार्ज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि इनकम अगर एसएससी अर्न करता है 22-23 में, तो उसका असेसमेंट ईयर होगा 23-24। वैसे प्रीवियस ईयर वो ईयर जिसमें एसएससी इनकम अर्न करता है। क्या असेसमेंट ईयर के ठीक पहले वाला ईयर जिसमें एसएससी इनकम अर्न करता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में और अच्छे से पढ़े हैं, इसको आपको इतना डिस्कशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आता है वो पॉइंट, ये एक्सेप्शन, ये वाला इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बहुत। एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। जनरल रूल क्या बोलता है? तुम प्रीवियस ईयर में कमाए हो तो नेक्स्ट ईयर टैक्स देते हो।
असेसमेंट तुम्हारा नेक्स्ट ईयर होता है। बट इसका एक्सेप्शन क्या है, हम लोग उस दिन पढ़े थे, याद है? हम लोग 2-3 पॉइंट पढ़े थे, ये लोग और उसको डिटेल में लिखा है तुम्हारा बुक। देखो, कोई अगर शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, ये हम लोग पढ़े थे। अगर कोई नॉन रेसिडेंट आदमी है जो शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट उसको बोलता है तुम्हारा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम होगा। कोई अगर परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है या बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, मतलब वापस कब आएगा वो नहीं पता, उसके लिए गवर्नमेंट क्या बोला, तुम्हारा असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर है। अगर कोई आदमी शॉर्ट ड्यूरेशन का ही बिजनेस कर रहा है, मान लो हम दुर्गा पूजा में स्टॉल लगाते हैं, मेरा कोई फिक्स नहीं है, बस दुर्गा पूजा में हम स्टॉल अरेंज करते हैं, तो गवर्नमेंट बोल रहा है तुम शॉर्ट ड्यूरेशन बिजनेस कर रहा है, उसी साल बंद कर दे रहा है, अगले साल करेगा नहीं करेगा श्योर नहीं है, तो तुम प्रीवियस ईयर में ही असेसमेंट ईयर मान के पूरा टैक्स का फॉर्मेलिटीज पूरा कर लो। अगर हम टैक्स अवॉइड करने के लिए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, तो गवर्नमेंट बोलता है तुम्हारा असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर है। और लास्ट, कोई बिजनेस अगर बंद हो रहा है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस है, तो उसके लिए भी असेसमेंट ईयर ही प्रीवियस ईयर। तो ये पॉइंट नहीं समझे प्रॉपर्टी वाला। भैया जी, तुम अपना प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर या कहीं पर भी ट्रांसफर कर रहे हो टैक्स का चोरी के लिए। कोई प्रॉपर्टी तुम्हारा है जो तुम्हारे ऊपर टैक्स देने लायक था, जिसपे तुम्हारा टैक्स लगता, लेकिन तुम क्या किए, वो प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम, अपने भाई के नाम, अपनी दीदी के नाम ट्रांसफर कर रहे हो ताकि तुमको टैक्स न देना पड़े। तो गवर्नमेंट बोलता है तुम टैक्स का चोरी के लिए, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स के लिए अगर कोई एसेट या प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, तो तुम्हारा उसी है, तुमको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 3-4 एग्जांपल दिया। डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तुम्हारा असेसमेंट ईयर 23-24 है, तो बताओ इनमें से प्रीवियस ईयर किसके लिए क्या होगा। मिस्टर रवि कमेंस द बिजनेस ऑन 10/12/2022। प्रीवियस ईयर क्या होगा उसका? सर 10 अक्टूबर से चालू किया है, तो अक्टूबर से लेके मार्च 2023 तक उसका प्रीवियस ईयर होगा। अरे 12-10 कंप्यूटर वाला फाइनेंशियल ईयर फॉलो होगा यहाँ पे, कैलेंडर ईयर नहीं। यहाँ पे जनवरी टू दिसंबर कुछ नहीं होता। इनकम टैक्स में एवरीथिंग इज फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल से मार्च। तो ये 10 अक्टूबर को बिजनेस चालू किया है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? तो 12 लिखा ना महीना, दिसंबर होगा कहाँ? 10-12। हाँ सॉरी दिसंबर। 10 दिसंबर से चालू होगा और मार्च 2023। ठीक है। सोनम नाम की एक है, वो बिजनेस ही कमेंस किया 10 मार्च को, उसका क्या होगा? देखो यहाँ पे एक बात लिखा है, अगर कोई न्यूली सेटअप बिजनेस है तो बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग ऑफ द बिजनेस है, एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम न्यूली बिजनेस और नहीं, ठीक है वही काम का वही बात था, 31 मार्च को खत्म माना जाएगा जिस दिन से बिजनेस चालू किया है। तो यहां पर देखो सेकंड एग्जांपल में क्या हो रहा है, कब चालू किया है? 10 मार्च, तो सब उसका 20 दिन का ही वो ईयर माना जाएगा। तो बहुत जन के मन में क्या आता है ना, सर ईयर मतलब तो 12 महीना होना चाहिए ना। यहाँ पे इनकम टैक्स में वो 12 महीना का कोई बात नहीं है। तो इसका बिजनेस क्या माना जाएगा? सर 10 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, 10 मार्च से लेके 31 मार्च। ठीक है। एक मोहक का रनिंग बिजनेस एस्टेब्लिश किया था 2011 में, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में वो बिजनेस इनकम अर्न किया 25 लाख। सर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 22-23, और असेसमेंट ईयर क्या होगा? 23-24। ठीक है ना? हाँ। मिस्टर अखिल इज फॉलोइंग कैलेंडर ईयर एज एन अकाउंटिंग ईयर। वो कैलेंडर ईयर को अपना अकाउंटिंग ईयर मानता है। तो व्हाट विल बी प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24? सर प्रीवियस ईयर तो 22-23 ही होगा। इनकम टैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैलेंडर ईयर मानते हो
कि कौन सा ईयर मानते हो। तुम अपने अकाउंट्स को जिस भी तरीके से बना रहे हो, आई डोंट केयर, मेरे को डिटेल चाहिए एज एन इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर कंसेप्ट में, मतलब अप्रैल से मार्च। तो अप्रैल 2022 से मार्च 2023 उसका प्रीवियस ईयर होगा और असेसमेंट ईयर तो 23-24 ही होगा। तो सर वो दो बुक्स बना के दिखाए, वो उसका प्रॉब्लम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नहीं। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ये सब एमसीक्यू में फंसाएगा, ये लोग ये सब एमसीक्यू में फंसाएगा। तुमको कोई डिटेल क्वेश्चन नहीं देगा सबका कभी, लेकिन फंसा देगा तुमको एमसीक्यू में। मन में आएगा उल्टा सीधा फीलिंग। इनकम टैक्स में फीलिंग का कोई जगह नहीं है, एवरीथिंग इज अबाउट रूल्स। तो इनकम टैक्स का रूल क्या बोलता है सर? अप्रैल से मार्च ही फॉलो करना होगा एंड सर जब भी चालू करें वहां से 31 मार्च तक का ईयर मानेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट बात सीखियो। अब आ गया तुम्हारा वाला वर्ड एसएससी सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। ये देखो एक एक करके क्या बोला है, पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल। कोई आदमी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिससे कोई भी टाइप का पैसा पाता है, टैक्स का पैसा हो या एनी अदर हो, एनी अदर मतलब पेनल्टी इंटरेस्ट हो, तो डिपार्टमेंट जिस आदमी से टैक्स या कोई अदर नेचर का पैसा पाता है वो आदमी डिपार्टमेंट की नजर में एसएससी कहलाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। नंबर 2, whom any proceeding under this act has been taken, जिसके खिलाफ इस एक्ट के अंदर मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो वो भी एसएससी कहलाएगा। प्रोसीडिंग मतलब केस चल रहा है जिसके ऊपर। सर वो लाइबल है या नहीं वो बाद में पता चलेगा, केस चल रहा है तो किस बात का, कोई रिफंड बाकी है उससे, कोई टैक्स उसको देना है या उससे पैसा लेना है, सर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पैसा पाता है तो भी वो एसएससी है। बिल्कुल, सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे पैसा पाता है वो बात नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। ये भी तो केस हो सकता है ना कि वो डिपार्टमेंट पे केस किया कि इस बात का मेरा रिफंड बनता है, मेरा इतना टैक्स कट गया और मेरा टैक्स बनता नहीं है तो मेरे को टैक्स वापस करो, तो वो भी एसएससी कहलाएगा। अब देखो मजेदार पॉइंट, एनी पर्सन इज एसेसेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ और लॉस ऑफ अनदर पर्सन। कोई आदमी दूसरे आदमी के लिए एसेसेबल है तो वो भी डिपार्टमेंट की नजर में एसएससी कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, एक माइनर चाइल्ड है, 10 साल का बच्चा को तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं बुला सकता ना, ये डिटेल बताओ वो डिटेल बताओ। सर 10 साल का बच्चा का टैक्स जमा होगा बिल्कुल, अगर पैन नंबर है और वो इनकम कर रहा है कोई भी सोर्स से। अब इंडियन आइडल में गाना गाया 8 साल का बच्चा और जीत गया, टैक्स तो बनता है ना उसका। अगर वो कोई ऐसा अमाउंट जीता है जो बड़ा अमाउंट है बिल्कुल, तो उसका एसएससी कौन होगा? वो तो डिपार्टमेंट जाएगा नहीं, उसके नाम पे तो सब कुछ होगा नहीं, तो वो तो एसएससी बनेगा ही। क्यों एसएससी बनेगा सर? क्योंकि उसका पैन नंबर से डिटेल जाएगा, लेकिन उसके बिहाफ में किससे बातचीत किया जाएगा? उसके गार्जियन या पेरेंट से, तो गार्जियन या पेरेंट भी एसएससी हो गया। सर वो गार्जियन का इनकम ही नहीं है, एक रिक्शा वाला है, बूढ़ा रिक्शा वाला, साल का 50,000, 2 लाख, 1-1.5 लाख, 2 लाख से वैसे नहीं कमाता, तो वो तो एसएससी नहीं है ना इनकम टैक्स की नजर में, है या ना? नहीं है। नहीं सर। लेकिन उसका बेटा इंडियन आइडल में गया, 7 साल 8 साल का बेटा है, जीत के आ गया वहां से 1 करोड़। अब वो बच्चा तो टैक्सेबल होगा ही, वो बच्चा के पैन नंबर से डिटेल जाएगा, तो बच्चा तो एसएससी है, लेकिन उसके बिहाफ में अगर कोई क्वेश्चन आंसर करना है, उसके बिहाफ पे कोई डिटेल मांगना है, किससे मांगा जाएगा? उसके गार्जियन से, तो गार्जियन भी एसेसेबल हो गया, एसएससी बन गया। एक आदमी है जो फॉरेन में बैठा है, उसका बिजनेस हम यहाँ इंडिया में संभालता है, हम भी एसएससी हो गया उसके लिए, भले मेरा खुद का कोई टैक्सेबिलिटी नहीं बनता, बट फिर भी
उस आदमी के लिए हम इंडिया में उसका बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, तो हम भी एसएससी बन गए इनकम टैक्स की नजर में। इसीलिए पॉइंट नंबर सी बोला है। पॉइंट नंबर डी बोला है एवरी पर्सन डीम्ड। ये वर्ड इनकम टैक्स में बहुत जानलेवा है। पहले लाइन पढ़ते हैं फिर वर्ड पे आते हैं। एवरी पर्सन डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। डीम्ड वर्ड का मतलब कोई बता सकता है हमको? ट्राई करना चाहोगे? वो एसएससी नहीं है, लेकिन उसके जगह पे उसको एसएससी मान लिया गया। डीम्ड वर्ड का मीनिंग आप पूरा लाइन में एक लास्ट जो बात बोले वही है, मान लिया जाए। हम डीम्ड का मतलब पूछा था। एग्जैक्टली यू आर राइट। डीम्ड का मतलब मान लिया जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान ले रहे तुम एसएससी हो। सर ऐसे कैसे मान लेगा? उनका मर्जी है बेटा, उनको पावर दिया गया है। उनको तुम्हारे ऊपर डाउट है तो वो तुमको बोलेंगे ये इंफॉर्मेशन दो, वो इंफॉर्मेशन दो, ये डिटेल समझाओ, वो डिटेल समझाओ। आनंद पटेल, तुम्हारे बैंक अकाउंट में अचानक कहीं से 20 लाख रुपए आ गया, डिपार्टमेंट को डाउट हुआ कहां से आ गया? तुम बोलेगा ये मेरा कोई इनकम नहीं है, पता नहीं कैसे आ गया। ठीक है, वो बात का बात है, कैसे आ गया, क्या हो गया, प्रूव करो। तो तुम डीम्ड एसएससी हो गए। तुम एसएससी हो नहीं, बट तुमको एसएससी मान लिया गया। इनकम टैक्स में ये डीम्ड वर्ड बहुत खतरनाक और बहुत काम का है। डिपार्टमेंट बहुत कुछ मान सकता है। मान तो लिया, अब तुम प्रूव करो कि जो माना है वो गलत है। वो नहीं प्रूव करने बैठेगा, तुम प्रूव करो कि वो जो मान लिया है वो गलत है। ठीक है, तो तुम एक बार के लिए मान लिए गए हो एसएससी, अब तुम साबित करो, तो तब तक तुम एसएससी हो। A person is deemed to be an SSC in default under any provision of this act. Example: a person who has liable to TDS but has failed to do so shall be treated as SSC in default. तो सर एक तो हो गया डीम्ड, एक और हो गया डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट। एक हो गया डीम्ड एसएससी और एक हो रहा है डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट। माने इनकम टैक्स में तुमसे कुछ गलती हुआ है, तुम किसी को कोई पेमेंट की हो, तुमको उसका टैक्स काट के पेमेंट करना था। यही होता है टीडीएस। जो लोग थोड़ा बहुत भी इनकम टैक्स का काम किए हैं या ऑडिट किए वो ये वर्ड सुने होंगे। आनंद बाबू सुने हो ये वर्ड कहीं पे? हाँ देखो सुने। टीडीएस यानी क्या होता है? जनरली क्या होता है बेटा, जो कमाया है वो टैक्स जमा करता है ना इनकम टैक्स में, इसलिए तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। लेकिन कई कई जगह गवर्नमेंट बोलता है जो कमाया है उसको पकड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो जो कमाई दे रहा है वही टैक्स थोड़ा सा काट ले। एग्जाम्पल में देते हैं लॉटरी इनकम। अगर तुम्हारा कोई बोलता है ना, मिस्टर अमिताभ बच्चन बोलता है ना केबीसी में, मुबारक हो आप बन गए हैं करोड़पति, बट क्या अगर कोई एक्चुअली में 1 करोड़ जीता है वो करोड़पति बना है क्या? नहीं सर, वो करोड़पति नहीं बना। अरे सर अमिताभ बच्चन बोल रहा है और आप नहीं मान रहे हैं। नहीं, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि उस पर सीधा सीधी 33% टैक्स है, 33.4। ठीक बात? उतना 30% टैक्स है बेटा, उसके ऊपर सरचार्ज है 10%, तो 30 का 10% कितना हुआ? 3% और कितना हो गया? 33। अब 33 पे 4% एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 33 का और 4% कितना होता है? 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 1.2 होगा। 30 इंटू 4%, 1.32, तो और जोड़ लो, यानी 34.32। तो तुम अगर 1 करोड़ जीते हो तो तुमको 34.32 काट के मिलेगा। बात समझे? मतलब तुमको 65.68 मिलेगा, मतलब 65,68,000 रुपये तुम्हारे घर आएगा। तो अमिताभ बच्चन तुमको मामू बनाया कि मुबारक आप करोड़पति बन गए। तो पॉइंट इज आपका टैक्स काट के पैसा मिलना चाहिए। वही केबीसी वाले टीडीएस बिना काटे अगर पेमेंट दे दिए तो वो क्या कहलाएंगे? एसएससी इन डिफॉल्ट। सर इस पूरा इनकम में केबीसी का तो कोई टैक्स का कहानी नहीं बनता था, केबीसी तो कुछ कमाया नहीं है जो टैक्स दे रहे। हाँ, लेकिन तुम्हारा टैक्स काट के उसको जमा करना था, वो नहीं किया। इनकम टैक्स उसको बोलेगा डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट।
ये वाला पॉइंट क्लियर है, बहुत काम का एग्जाम में। ये वाला पार्ट पढ़ चुके लास्ट क्लास में। पर्सन कौन होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 बोला, एक इंडिविजुअल, एक एचयूएफ बिजनेस, एक कंपनी बिजनेस, एक पार्टनरशिप फर्म बिजनेस, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नहीं, एक लोकल अथॉरिटी यानी म्युनिसिपैलिटी एंड ऑल, और हर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जो इंसान है लेकिन इंसान नहीं है, इंसान नहीं है लेकिन इंसान है, सॉरी उल्टा बोल दिया। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा। और जुडिशियल मतलब जजेस एंड ऑल, ये सब पर्सन है। ठीक है। अच्छा, फॉर्म में अब एलएलपी भी इंक्लूड होता है, ये भी सर हमको बता था। ये सब करके तुमको यहाँ समझाया, ये पढ़ने का उतना जरूरत नहीं है। जो देखो यहाँ पे तुमको एग्जांपल में पूरा समझा है। हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये लोकल अथॉरिटी के नाम पे उसका ये पर्सन बनेगा। कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड, ये कंपनी के नाम से एसएससी बनेगा। मिस्टर अमिताभ बच्चन एक इंडिविजुअल होगा। अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी होगा। ज्वाइंट फैमिली ऑफ श्री राम, श्रीमती राम एंड देयर सन लव एंड कुश, ये एचयूएफ बिजनेस होगा। कैलकाटा यूनिवर्सिटी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होगा। देखो ये मस्त एग्जाम्पल दिया। कैलकाटा यूनिवर्सिटी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होगा, क्योंकि न तो वो कंपनी है, न वो कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, न बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, न इंडिविजुअल है, न एचयूएफ है, न पार्टनरशिप फर्म है, न एलएलपी है। तो वो क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एक्स एंड वाई वर लीगल हेयर ऑफ जेड। ये देखो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का एग्जांपल। एक जेड नाम का आदमी है, उसके दो बेटे हैं, एक्स एंड वाई, दोनों उसके लीगल हेयर हुए ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उन दोनों को जोड़ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोला जाएगा, क्योंकि कोई एक बेटे को तो हम खाली लीगल हेयर डिक्लेयर नहीं, वो अगर डिक्लेयर करके गया तो अलग बात है, क्या से ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है तब अलग बात होता। लेकिन अगर वो बिना डिक्लेयर किए मरा है तो उसके दोनों ही बेटे लीगल हेयर कहलाएंगे, तो उनको ही बोला गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इंडिविजुअल, पार्टनरशिप बिजनेस फर्म। ठीक है। ये वाला तुम्हारे लिए। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होगा? लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी। आईसीआईसीआई लिमिटेड कंपनी। मिस्टर वी मुंद्रा इंडिविजुअल। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी। ज्वाइंट फैमिली ऑफ श्री विकास, श्रीमती विकास एंड देयर सन वर्क, एचयूएफ। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एक्स वाई वे लीगल हेयर ऑफ जेड, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑफ श्री अनिल बायती इंडिविजुअल, और पार्टनरशिप बिजनेस ऑफ श्री अनिल एंड श्री अखिल पार्टनरशिप फर्म। ये भी एमसीक्यू के काम का क्वेश्चन बनता है। अब आया वो क्वेश्चन जो बहुत लंबा ज्ञान है, इनकम किसको बोलते हैं इनकम टैक्स की नजर में? तो तुम जो भी कैश या काइंड में कमाओ वो सब इनकम है। तुमको कोई भी बेनिफिट मिल रहा है कैश या काइंड में होगा तो उसका वैल्यू डिटरमाइन कर लो कितना रुपए का है वो। तुम किस अकाउंटिंग मेथड को फॉलो करते हो? यहाँ पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग इररिलेवेंट होगा कब? अगर तुम सैलरी से कमा रहे हो, अगर तुम हाउस प्रॉपर्टी से कमा रहे हो, कैपिटल गेन से कमा रहे हो, यहाँ पे अकाउंटिंग मेथड का कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन कब मेथड रेलेवेंट होगा? सर अगर तुम पीजीपीपी से कमा रहे हो, मेथड क्या होता है अकाउंटिंग का? एनीवन? कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। वेरी गुड। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। क्या होता है कैश बेसिस में? जब पैसा आएगा तब एंट्री करेंगे, और एक्रूअल बेसिस में उस साल को अगर वो बिलोंग करता है तो एंट्री करेंगे, फिर चाहे वो उधार के ट्रांजेक्शन क्यों ना हो। आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रोविजन सब रिकॉर्ड करते हो, वो होता है एक्रूअल बेसिस। और आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इनसे कोई मतलब नहीं है, दैट इज कैश बेसिस।
तो सर हम अकाउंट में जो मेथड फॉलो करें उस हिसाब से जो मेरा इनकम आएगा, पीजीवीपी अगर है, अगर मेरा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है या अदर सोर्स है, तो उसमें हम कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं वो मेजर करेगा, उसी बेसिस पे हम अपना इनकम कैलकुलेट करेंगे। फाइन, ये काम का एमसीक्यू के लिए। नॉशनल इनकम किसको बोलते हैं? एज्यूम्ड इनकम। इनकम टैक्स में नॉशनल इनकम को नहीं लेते हैं। इनकम टैक्स में नॉशनल इनकम को नहीं लेते हैं। कोई आदमी खुद से प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तुम अपने बिजनेस में 1000 रुपया का सामान अपने घर ले गए, लेकिन तुम बिजनेस को पे किए हो 1200 रुपया, तुम बोलोगे ना बाहर वाले से 1200 लेता। 1000 रुपया का सामान हम बेचा, बाहर वाले को बेचता है 1200 में, तो 200 रुपया प्रॉफिट कमाता ना। और वही हम अपने आप को बेच दिया और हम 1200 रुपया बिजनेस को दे दिया। अकाउंट्स में इसको सेल के रूप में लिख सकते हैं। आंसर करो। अकाउंट्स में इसको सेल के रूप में लिख सकते हैं। 1000 रुपया का सामान खुद को 1200 में बेचे, बिल्कुल लिख सकते हैं सर अकाउंट्स में। अकाउंट बोलता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मतलब ओनर और बिजनेस सेपरेट एंटिटी है। ओनर बिजनेस को कुछ भी दे, बिजनेस ओनर को कुछ भी दे, उसका एंट्री होना चाहिए। तो अगर ये 1000 का सामान 1200 में बिका है, सेल की तरह लिख लो ओनर को। ओनर पैसा दिया है तो नहीं दिया है तो ड्राइंग्स बोल के कैपिटल से माइनस कर लो। लेकिन इनकम टैक्स बोलता है खुद से खुद नहीं कमा सकते, तो ये प्रॉफिट को हम इनकम टैक्स की नज़र से प्रॉफिट नहीं मानेंगे, तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ये 1200 पूरा अपने प्रॉफिट से हटा दो। ठीक है, तो यहां पे बोला अपने हाथ से कोई नहीं कमा सकता। इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट अकाउंट्स में करते हो ना, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल बेचा कंसाइनमेंट में आईपी वैल्यू, वैसे ही एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को माल बेचा, ये सब चीज इनकम टैक्स बोलता है हम कमाई नहीं मानते, इसको हटाओ बुक से, प्रॉफिट्स को हटा लो। ये पॉइंट क्लियर है? अब एक बहुत मजेदार पॉइंट हम पूछते हैं, आप लोग आंसर करना। हम ना ऐसे ही कैजुअली एक काम किया था, उसमें हमको 15,000 का प्रॉफिट हो गया, क्या इनकम टैक्स उसको इनकम मानता है? मेरा बिजनेस नहीं है वो, ऐसे ही एक काम किया था और उसमें 15,000 का कमाई हो गया, क्या इनकम टैक्स उसको इनकम मानेगा? आनंद का आंसर है नहीं। गौरव और निशिता? हाँ मानेगा। हाँ सर, होगा सर, बिल्कुल मानेगा बेटा। इनकम टैक्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ये टेम्पररी सोर्स है कि परमानेंट सोर्स है। तुम रेगुलरली वो अकाउंट्स में बिजनेस में पढ़ते हो, बीएसटी में रिकरिंग नेचर होना चाहिए, रेगुलर एक्टिविटी होना चाहिए, वो सब वहां का ज्ञान है। इनकम टैक्स बोलता है कमाई हुआ है टैक्स दे दो, बाकी तुम्हारा जिंदगी तुम जियो। कमाई हुआ है चाहे वो परमानेंट है या टेम्पररी है, टैक्स दो। बहुत काम का पॉइंट था, एमसीक्यू में यही सब मारेगा, इसीलिए आज पढ़ा रही है टॉपिक। कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है आप लोगों को पता है? पता है तो हम इस बात को आगे बढ़ाएं। हाँ सर, कैपिटल रिसिप्ट क्या हो? एसेट बेच के पैसा हाँ आना, सर, एसेट बेच के पैसा आना, लोन लेना, बोरोइंग्स हाँ करना। तो इनकम टैक्स बोलता है कैपिटल रिसिप्ट पे हम हाँ टैक्स सर। नहीं लेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट पे ही केवल टैक्स लगता है, कैपिटल रिसिप्ट पे टैक्स नहीं लगता, अनलेस एंड अनटिल वो स्पेसिफिकली बोला हुआ है तब। स्पेसिफिकली अगर अलग कोई हेड में बोला है, जैसे कैपिटल गेन चैप्टर में बोला है कि कुछ कुछ ऐसे कैपिटल आइटम्स हैं जिनको हम बेचे तो टैक्स लगेगा, कुछ कुछ, सारे नहीं। मेरा पॉइंट क्लियर है? कुछ कुछ, सारे नहीं। वहां बताया कैपिटल एसेट का डेफिनेशन क्या होता है। तो जिनको जिनको इनकम टैक्स कैपिटल एसेट माना है और टैक्सेबिलिटी के लिए माना है, सिर्फ उन्हीं पे टैक्स लगेगा, बाकी पे नहीं लगेगा। मेरा पॉइंट क्लियर है? जिनको जिनको इनकम टैक्स टैक्सेबल कैपिटल एसेट माना है, सिर्फ उन्हीं पे टैक्स लगेगा, बाकी पे नहीं लगेगा उनको बेचने पे। पॉइंट क्लियर? यस सर। ये भी बड़ा मजेदार बात बोलता है।
सर इनकम टैक्स तो इनकम पे लगता है, लॉस का क्या होगा? बेटा लॉस को इनकम टैक्स बोला है, वो नेगेटिव इनकम है, तो लॉसेस को तुम इनकम से माइनस कर सकते हो, इसीलिए सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर पढ़ते हो। तो लॉस को वो लोग नेगेटिव इनकम की तरह माना है। कहीं पर भी ना लॉस का क्या होगा लिखा नहीं है बुक में, कहीं पर भी लॉस का क्या होगा लिखा नहीं है, तो क्या मानोगे? सर वो नेगेटिव इनकम। तो लॉस को इनकम टैक्स नेगेटिव इनकम माने। सर अगर कोई डिस्प्यूटेड इनकम हो गया तो मतलब किसका ये इनकम है उसको लेकर लड़ाई है, ये उस असेसमेंट ईयर का इनकम है कि नहीं, इस बात का लड़ाई है। सर इनकम टैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम टैक्स बोलता है जिसका भी होगा इनकम, जिसके हाथ में है वो चुपचाप टैक्स दे दो। सर मेरा इनकम नहीं है, मेरे भाई का इनकम है, बट अभी एक बार के लिए मेरे हाथ में है, भाई को दे देंगे, वो तुम समझो तुम्हारा भाई समझे, भाड़ में जाओ। तुम चुपचाप, अगर टाइटल ऑफ इनकम को लेकर भी डिस्प्यूट चल रहा है तो जिसके हाथ में इनकम है टैक्स तो उनको वो जमा करो। पॉइंट क्लियर? बाद में सेटलमेंट जो होगा होगा, बट उसका इंतजार नहीं करेंगे हम कि जब सेटलमेंट होगा तब उससे टैक्स लेंगे हम। और सर बाद में साबित हो गया तो कि वो भाई का इनकम था, तो ठीक है तुम्हारा टैक्स रिफंड हो जाएगा, भाई टैक्सेबल हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंतजार नहीं करता, जिसके हाथ में, जिसके हैंड में रिसिप्ट है, हैंड ऑफ रिसिप्ट, वो टैक्स दे दो चुपचाप। ये भी एक इजी बात है, हालांकि तुम लोग समझ सकते हो। रीएम्बर्समेंट का मतलब जानते हो कोई? एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ रीएम्बर्समेंट? हाँ सर। क्या होता है? जब हम किसी का किया हुआ एक्सपेंस को रिफंड कर देते, मतलब वापस कर देते उसको। हम ऑफिस के काम से बाहर गया, खर्चा लगा, एक बार हम अपनी जेब से कर दिया, लौट के आया, ऑफिस से वो पैसा रीइंबर्स करवा लिया, क्या इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम मान के टैक्स लगाएगा इसके ऊपर? नहीं सर, नहीं लगा सकता। तो रीइंबर्समेंट इज नॉट एन इनकम, तो उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। ये सब फंसाने के लिए एमसीक्यू में बहुत मजेदार चीज है। क्या एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स लग सकता है? नहीं। कैन नॉट बी टैक्स ट्वाइस। लेकिन सर कुछ कुछ केस में एक्सेप्शन है, एक दो एग्जांपल देंगे, सुनना। मान लो इंडिया और यूरोप का ट्रीटी है, एग्रीमेंट है इंडिया और यूरोप का, ठीक है, इंडिया और यूरोप के बीच में एग्रीमेंट हो गया रखा है कि तुम्हारा आदमी अगर मेरे देश में टैक्स दे गया तो तुम वहां मत लेना, मेरा आदमी अगर तुम्हारे देश में टैक्स दे के आया तो हम यहां नहीं लेंगे। तब तो ठीक है सर, डबल टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मान लो इंडिया और उज्बेकिस्तान, इंडिया और उज्बेकिस्तान एक देश है, वहां पर इंडिया का मान लो ट्रीटी नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। अब कोई इंडियन अगर वहां टैक्स दे के आ गया, इंडिया में टैक्स लगेगा क्या उस पर? बोलो, ट्राई करो। हाँ सर लगेगा, लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा। तो अगर ट्रीटी नहीं है तभी डबल टैक्स होगा, अदरवाइज जनरली इंडिया का ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ ट्रीटी है। दुनिया में कितने देश हैं? 208, उनमें से लगभग 150 देश के साथ इंडिया का ट्रीटी है। तो सर जहां जहां ट्रीटी है वहां नहीं लगेगा। यहाँ पे बोले इनकम बाय म्यूचुअल एक्टिविटी, अगर हम लोग मिलजुल के कोई एक्टिविटी किया और ओवरऑल एक इनकम हुआ है तो उसका क्या होगा? जैसे कोई ट्रेड या प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है ना, वो तो वो एसोसिएशन कमा रहा है ना, उसका मेंबर तो नहीं कमा रहा है। एसोसिएशन मेंबर को स्पेसिफिक सर्विस दे रहा है तो वहां वो एसोसिएशन टैक्स देगा। इंश्योरेंस बिजनेस कैरिड बाय म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो लोग अपने इनकम पे टैक्स देंगे, उनके मेंबर टैक्स नहीं देंगे अलग से, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। लेकिन ऊपर एक बड़ा गजब बात बोला, कोई अगर एक एसोसिएशन है और वो कोई कॉमन इनकम कमा लिया और वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया,
तो उसको इनकम नहीं माना जाएगा। अब एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, पिन मनी क्या होता है? एनीबडी नोज पिन मनी? कई बार क्या होता है, वाइफ अपने हस्बैंड के, जो हस्बैंड उसको घर के खर्च के लिए पैसा देता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा लेती है। क्या उस पे इनकम टैक्स लगेगा? नहीं सर। नहीं लगेगा, वो इनकम नहीं माना जाएगा। अरे सर, वो हस्बैंड के दिए हुए पैसे से बचा ले रही है, तो हस्बैंड तो उस पर ऑलरेडी टैक्स दिया होगा ना, अपना इनकम दिखा के। मान लो मेरा 50,000 रुपया सैलरी है, 50,000 इंटू 12 महीना 6 लाख रुपया हम कमाया, हम तो 6 लाख इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाया ना मेरा इनकम। अब उसको इनकम घर खर्च के लिए हम 4 लाख रुपया वाइफ को दिया, वाइफ उसमें 3.5 लाख खर्चा की, 50,000 बचा ली, तो वो थोड़ी ना हो जाएगा वाइफ के हाथ में टैक्सेबल। वो तो ऑलरेडी एक बार टैक्सेबल हो चुका है सर। ठीक है, तो पिन मनी को इनकम नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन वही पिन मनी अगर मेरी वाइफ कहीं पे इन्वेस्ट कर दे और उस इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट कमा ले या कोई अदर इनकम कमा ले, वो इनकम माना जाएगा, है ना? हाँ सर। अगला पॉइंट बहुत मजेदार है, कहीं पे अवार्ड जीता, अवार्ड क्या उसको इनकम माना जाएगा? अवार्ड रिसीव्ड, पैसा मिला उसमें अगर मान लो, हाँ सर, बिल्कुल माना जाएगा, शैल बी ट्रीटेड एज इनकम। लेकिन अगर वो कोई बिजनेस या प्रोफेशनल पर्सन कमा रहा है अवार्ड, तब अगर कोई नॉन बिजनेस या नॉन प्रोफेशनल आदमी अगर कहीं से गिफ्ट या अवार्ड जीत रहा है, तो उसका कुछ लिमिट तक एग्जम्प्टेड है, 50,000 रुपया तक। आप लोग को फिगर हमें कैसे रफली बोल दे रहा है, जनरली 50,000 रुपया तक का कोई गिफ्ट मिले, कहीं से कोई अवार्ड मिले, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, हाँ सर। आखिरी 2-3 टर्म, एम्बेजलमेंट क्या होता है? एनीबडी नोज? चोरी तो कहीं से अगर एम्बेजलमेंट करके मेरे पास गेन आया, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेगा क्या मेरे से? हम पैसा चुरा के कहीं से कमाए हैं, बोलो। नहीं सर, नहीं लेना, नहीं सर। गवर्नमेंट बोलता हो तुम्हारा प्रॉब्लम है, कहीं से कमाए हो, फिर टैक्स दे दो हमको। तुम चुराए हो चाहे जो कि, एम्बेजलमेंट इज गेन टू द एम्बेजर एंड देयरफॉर फॉल विद इन द वाइडर डेफिनेशन ऑफ इनकम। काम का पॉइंट है एमसीक्यू के लिए, एम्बेजलमेंट एक टाइप का गेन माना जाएगा। तुम्हारे पास ब्लैक मनी मिलेगा, गवर्नमेंट छोड़ देगा बेटा, सोचो। छोटा चोरी मत सोचो, बड़ा चोरी सोचो। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा इनकम मिलता है जिसका सोर्स तुम नहीं बता पा रहे हो, उसी को तो चोरी का पैसा मानेंगे, ब्लैक मनी। हाँ सर। तो गवर्नमेंट क्या छोड़ देगा? नहीं सर। अभी मिला, याद है कांग्रेस के नेता के घर में, छत्तीसगढ़ में कहाँ का नेता है, क्या साहू है, नाम भूल गया हम उसका। 3,500 करोड़ लगभग मिला है, 350 करोड़ लगभग, सॉरी। तो गवर्नमेंट छोड़ देगा भैया? फाइन, पेनल्टी, टैक्स सब लगाएगा उसके ऊपर, अगर वो सोर्स ना बता पाया तो। सोर्स बता दिया तो भी सर फंसेगा तो जरूर। कंटिंजेंट इनकम क्या होता है? निशिका, कंटिंजेंट वर्ड का मतलब जानते हो? अभी हुआ ही नहीं है वो इनकम, जो इनकम किसी और बात पे डिपेंड करता है। हुआ नहीं है, बात करेक्ट है, लेकिन आधा अधूरा डेफिनेशन। कंटिंजेंट वर्ड का मतलब ये होता है कोई बात किसी और बात के ऊपर डिपेंड करती है। लॉ का डेफिनेशन ये बोलता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ समथिंग डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अदर थिंग। किसी बात का होना या नहीं होना किसी दूसरी बात के होने या नहीं होने पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो एंटीसिपेटेड इनकम हो गया ना एक टाइप का, ये टैक्सेबल नहीं होगा सर। इनकम टैक्स अंदाजा का कमाई, नॉशनल कमाई, ये सब पे बात ही नहीं करता। तुमको कोई गवर्नमेंट से सब्सिडी या ग्रांट मिले, कोई ड्यूटी का छूट मिले, या ड्यूटी माफ हो जाए, या ड्यूटी कम कर दिया जाए,
या तुम ड्यूटी जमा किए थे वो वापस मिल जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी लोकल अथॉरिटी के द्वारा या कोई बोर्ड या एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट है उसके द्वारा, जैसे एलपीजी का सब्सिडी मिलता है ना। हाँ। क्या उसको इनकम माने? नहीं। बाकी लोग बोलिए। नहीं सर। अगर वो तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट के लिए है केवल, तब तो नहीं। ठीक है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा है तब भी नहीं, लेकिन और कहीं से मिल रहा है अगर वो सब्सिडी तो तब बिल्कुल टैक्सेबल हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के अगर तुमको कहीं से भी सब्सिडी मिल रहा है दैट विल बी एन इनकम एंड टैक्सेबल माना जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना एमसीक्यूज के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट एमसीक्यू के लिए डिस्कस हुआ है। हेड ऑफ इनकम हम लास्ट क्लास में बोला था, हम क्या क्या तरीके से कमा सकते हैं और इनका सीरियलिटी याद रहना चाहिए। सीरियलिटी के लिए एक स्टोरी बनाया था। जनरली पहले आदमी एक नौकरी ढूंढता है, जब नौकरी मिल जाए तो घर बनाता है अपना, जब घर बन जाए नौकरी हो जाए फिर सोचता है खुद का एक बिजनेस होना चाहिए और कितना दिन किसी और के लिए काम करेंगे। जब बिजनेस और प्रोफेशन करने लगता है तो बहुत सारा एसेट बनाता है, तो उसको बेच के कैपिटल गेन होता है। और जब इतना कमाई हो जाए तो आदमी को जुआ का लत लग जाता है, पैसा बच जाए तो ब्याज का कमाई हो जाता है, यानी अदर सोर्स का कमाई होता है। तो ये आदमी का सीक्वेंस होता है कमाने का। तो 5 हेड ऑफ इनकम याद रखना है। और यहाँ पे कुछ डिस्कशन का नहीं है। हाँ, ये दोनों वर्ड में क्या फर्क है? हेड ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम में पूछता है। हेड ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम। हेड ऑफ इनकम से इनकम टैक्स जो 5 हेड बताए, सोर्स ऑफ इनकम का कोई काउंटिंग नहीं है। सोर्स मतलब कहां से कमाई आया और हेड मतलब किस नेचर का कमाई आया। आई रिपीट, सोर्स मतलब कहां से कमाई आया, जबकि हेड मतलब किस नेचर का कमाई आया। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पूछा बताओ कौन से हेड का कमाई है ये। तरुण रिसीव 7,200 इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विथ SBI। क्या ये सैलरी है? क्या ये बिजनेस का कमाई है? क्या ये कैपिटल गेन है? क्या ये घर भाड़ा लगा के कमाए हैं? नहीं। तो क्या बचा? वेरी गुड, IFOs बोल के याद करना। IFOs। आकाश मेड ए गेन ऑफ 35,000 फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। शेयर्स एसेट होता है। हाँ सर। एसेट बेच के कमाया तो कैपिटल गेन। 2700 रुपये अतुल को मिला रेम्यूनरेशन एज एन एग्जामिनर फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी। सैलरी नहीं, कैलकाटा यूनिवर्सिटी। हाँ, देखो यही हम अपने स्कूल का या अपने ही कॉलेज का पेपर चेक करते, जहां हम नौकरी करते हैं वहां से हमको अलग से कोई पैसा मिलता, वो सैलरी हेड में जाता। स्कूल में मेरा फिक्स सैलरी है, बट स्कूल हमको अदर काम भी करवाया और उसका कुछ पैसा दिया। स्कूल हमसे कॉपी चेक कराया जो मेरे मान लो पावर का नहीं था। मान लो हम अकाउंट पढ़ाता है तो हम अकाउंट्स का कॉपी तो चेक करेगा उसी सैलरी के अंदर ही। लेकिन अगर हमको स्कूल बोला BST का भी पेपर चेक कर दो या इकोनॉमिक्स का भी पेपर चेक कर दो, टीचर एब्सेंट है, हम बोले हम क्यों करें, तो मेरा काम नहीं है। स्कूल बोला ठीक है इसके लिए 2,000 रुपये तुमको अलग से दे देंगे। तो ये मेरा सैलरी इनकम है, क्योंकि हमको वहीं से मिल रहा है जहां पे हम नौकरी कर रहे हैं। लेकिन कैलकाटा यूनिवर्सिटी से पैसा मिल रहा है, यहाँ लाइन से कहीं लग नहीं रहा है कि वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहा है, बोला नहीं है, तो वो IFOs माना जाएगा। ठीक है। बर्नाली a lawyer earned income from her profession, business and profession, PGBP. Swarnali received rent 84,000 by letting house one of her flat to a tenant. घर भाड़ा लगा रही है। IHP, हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये पांचों हेड को जोड़ते हैं तो देखो यहाँ पे ये सिस्टम बताया है। पांचों हेड को जोड़ने में क्या आता है? GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है। ये पांचों हेड को जोड़ने
जाता है जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से क्या माइनस करते हैं, सारा डिडक्शंस, तब आता है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम और जीटीआई दोनों का मीनिंग क्लियर रखना अपने ब्रेन में, ठीक है। ये जो यहाँ पे डिफरेंस दिया है, जीटीआई तुम्हारा एग्रीगेट इनकम है खाली 5/8 से, लेकिन टोटल इनकम वो 5/8 के इनकम के बाद जो तुमको गवर्नमेंट छूट देता है वो माइनस करने पे जो फिगर आता है। जीटीआई पे टैक्स नहीं कैलकुलेट होता, टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट होता है। जीटीआई को राउंड ऑफ नहीं करते, जो फिगर आता है वही रहने देते हैं, लेकिन टोटल इनकम जब निकल आए उसको राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट ऑफ 10 रुपीज में, नियरेस्ट ऑफ 10 रुपीज में राउंड ऑफ करते हैं। मतलब अगर मेरा जीटीआई आ रहा है 2,80,728 रुपया, तो इसको 2,80,728 ही रहने देंगे। लेकिन अगर मेरा टोटल इनकम आ रहा है 2,80,728 रुपया, मतलब डिडक्शंस माइनस करने के बाद, तो उसको कितना कर देंगे, 2,80,730 रुपया। तो नियरेस्ट ऑफ 10 में राउंड ऑफ करते हैं टोटल इनकम को, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? हाँ सर। इस जीटीआई मतलब हो गया जहां पे अभी तक डिडक्शन माइनस नहीं हुआ है, और टोटल इनकम मतलब जहां पे डिडक्शन माइनस हो चुका है। इतना ही डिफरेंस बहुत है काम में, और नहीं पढ़ने का रकम। ये रहा राउंडिंग ऑफ वाला जो हम बोला था, नियरेस्ट ऑफ 10 में राउंड ऑफ करेंगे। तो देखो 41,645 अगर आ रहा है तो 41,650 कर देंगे, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 बोलते हैं इसको। और अगर 41,644.98 आ रहा है तो उसको 41,640 कर देंगे। मतलब एग्जैक्टली 5 रुपये या 5 से ऊपर आ जाए तो ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करेंगे, 5 या उससे कम है, 5 से कम है तो नीचे की तरफ राउंड ऑफ करेंगे। आज का लास्ट टॉपिक, बहुत काम का टॉपिक, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर तुमको कोई लमसम पैसा मिल रहा है कोई इंस्टॉलमेंट में, उसको क्या मानेंगे, रेवेन्यू। हाँ, रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। तो पहला बात, रिसिप्ट इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट, ये तोड़ तोड़ के मिलता है ये पैसा, इसीलिए इसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। और अगर ब्लॉक में एक बार में पूरा पैसा मिलता है तो उसको कैपिटल रिसिप्ट की तरह लेते हैं। हाँ, नेचर ऑफ रिसिप्ट देखना पड़ता है तुमको, किस नेचर का है वो तुम्हारे हाथ में। हमको सोर्स से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, उसका नेचर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हमको सोर्स से मतलब नहीं है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये तुम्हारा ज्ञानबाजी है। अकाउंट्स में रेवेन्यू रिसिप्ट तो कहाँ दिखाते हो, वो तुम्हारा एक्सपेंस या इनकम की तरह ट्रीट होगा, जबकि कैपिटल रिसिप्ट को एसेट या लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हो, ठीक है। हाँ। मेरा एक वेस्टिंग एसेट था, वेस्टिंग एसेट मतलब जो बर्बाद पड़ा था, तो कोई काम नहीं आ रहा था, उसको हम बेच दिया। अगर उससे कमाई आए, वो क्या कमाई होगा मेरा, कैपिटल। हाँ। लेकिन अगर मान लो मेरा माइनिंग वगैरह का राइट्स दिए और उससे रॉयल्टी कमा रहे हैं, मेरा एसेट है माइंस, हम उसको किसी को यूज करने का राइट दिया और उससे रॉयल्टी कमा रहे हैं, एसेट को यूज करने के लिए पैसा कमा रहे हैं, रेवेन्यू होगा सर। हाँ होगा, लेकिन रेवेन्यू, यस। ये लग रहा है ऐसे नाम से कैसे लगा, हम कैसे बोले, एसेट को यूज करने देने के लिए पैसा कमा रहे हैं। मन में फीलिंग आएगा ना सर, ये तो कैपिटल हो गया एसेट को यूज करने का। लेकिन बेटा जी, एसेट को यूज करने का एक तरीके से भाड़ा कमा रहे हैं ना हम यहाँ पे, है ना। मेरा एक जमीन है, हम तुमको बोले यूज कर और हमको भाड़ा दे, लीज पे हम तुमको दे दिया, तो वो मेरा किस नेचर का इनकम माना जाएगा, रेवेन्यू नेचर। क्या अमाउंट का छोटा या बड़ा होना डिसाइड करता है कैपिटल और रेवेन्यू नेचर? नहीं सर, नहीं करता, नहीं करता। के अलावा यहाँ पे कुछ काम का बात नहीं है।
इस एक्सपेंसेस को उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, हो गया। आखिरी 3 वर्ड आज के लिए, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा वो टैक्स रेट वाला पार्ट आ जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए शॉर्ट नोट, कई बार पूछा हुआ है लास्ट में जाके। टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है? हम गवर्नमेंट का बनाया हुआ रूल को यूज करके अपना टैक्स बचाए। गवर्नमेंट हमको बहुत सारा रिडक्शन देता है, एग्जम्पशन देता है, छूट देता है, रिलीफ देता है, उसको यूज करके हम अपना टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस किए, इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। टैक्स इवेजन किसको बोलते हैं? हम डेलिबरेटली जानबूझ के अपने इनकम को थोड़ा कम दिखा रहे हैं, या सेल को कम दिखा रहे हैं, या खर्चा को ज्यादा दिखा रहे हैं, इस टाइप इलीगल वे में इवेजन कर रहे हैं टैक्स का, इसको क्या बोलेंगे? टैक्स इवेजन, चोरी टैक्स का, इलीगलिटी, ठीक है। जबकि टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? गवर्नमेंट के टैक्स में कोई लूप होल था, लूप होल का मतलब ऐसा कोई बात जो गवर्नमेंट के ध्यान में भी नहीं आ रहा था और वो रूल में छेद था, तुम उसका यूज करके अपना टैक्स बचाए। तुम लीगली टैक्स का एडवांटेज उठा रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट रूल को गलत बना दिया थोड़ा सा, तो तुम रूल को बेंड कर रहे हो, तोड़ नहीं रहे हो, ठीक है। ये तीनों मीनिंग क्लियर है? हाँ सर। इसका ये जो केस लॉज है ये एक बार पढ़ोगे, आप लोग का होमवर्क है ये, नहीं क्लियर होगा हमको पूछना। सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट्स है ये टैक्स अवॉइडेंस के बारे में, लगता है ना लीगल है, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ, सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट है, एक बार इनको खाली पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा हमको पूछना, लेकिन पढ़ना जरूर, ये पढ़ना आना चाहिए आप लोग को, और फिर ये डिफरेंस बिटवीन पढ़ना। ये 2 ही होमवर्क है। हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में टैक्स रेट्स पे मूव कर जाएंगे।